हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने अपने एक चैप्टर को स्टार्ट कर रखा था जिसका नाम था एमएसएमई। एमएसएमई की फुल फॉर्म थी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अभी तक इस चैप्टर के मैं 3 पार्ट्स ला चुका हूँ। ये इसका 4th पार्ट होने वाला है। 3 पार्ट में हमने बेसिक्स ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई होता क्या है, एमएसएमई का बेसिक इंट्रोडक्शन, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, एमएसएमई के क्या क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स है, और ऐसे इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। तो बेसिकली एमएसएमई का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने एमएसएमई को यानी कि स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए एक एक्ट बनाया जिसका नाम है एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या देती है, बहुत सारे पॉलिसीज के बेनिफिट देती है, बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स देती है, बहुत सारी बेनिफिट देती है स्मॉल स्मॉल बिजनेसमैन को, और फंड्स भी प्रोवाइड करवाती है स्मॉल बिजनेसमैन को, जिससे क्या होता है कि बिजनेसमैन को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद जो हमारा देश है, हमारे देश में जो बिजनेस होता है, क्या हमारे देश में जो भी बिजनेस होता है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है जीडीपी को बढ़ाने में, यानी जीडीपी के बड़े होने के अंदर के बिजनेस का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब जैसे कि हमारे देश में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन तो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जीडीपी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े बिजनेस के साथ साथ छोटे छोटे बिजनेस का भी चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि मान लो कि ये बड़ा बिजनेस है, ये मान लो ये बड़ा बिजनेस है, तो ये जीडीपी में मान लो कि 50% कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, तो बचा हुआ 50% कॉन्ट्रीब्यूशन कौन देगा, स्मॉल स्मॉल बिजनेस। क्या स्मॉल स्मॉल बिजनेस, ठीक है, ये स्मॉल स्मॉल बिजनेस बचा हुआ कंट्रीब्यूशन किसमें देंगे, जीडीपी में, अपना थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। और ये दोनों मिला के बनाएंगे परफेक्ट, मान लो 50% ये दे रहे हैं, तो मिला के क्या बन रहा है हमारा परफेक्ट जीडीपी बन रहा है। क्या बन रहा है, जीडीपी मतलब परफेक्ट जीडीपी कहने का मतलब कि हमारा जीडीपी ग्रोथ हो रहा है और हमारा जो इंडिया है वो तरक्की पे जा रहा है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था कि एमएसएमई की और क्या क्या जरूरत होती है। एमएसएमई की जरूरत होती है कि जैसा कि मान लो जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनको रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जिससे क्या होता है कि मतलब छोटी छोटी चीजों की भी जरूरत होती है। तो एमएसएमई क्या करती है कि छोटे छोटे प्रोडक्ट को बनाती है और बड़े बड़े बिजनेस को सेल आउट करती है, जिससे बड़े बड़े बिजनेस भी प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी कि बड़े बड़े बिजनेस को जो बड़े बड़े बिजनेस है ऐसे बनाते हैं, जो स्मॉल स्मॉल बिजनेस है, मान लो जो स्मॉल स्मॉल बिजनेस है, बी लिख देता हूँ ना, जो स्मॉल स्मॉल बिजनेस है वो कहीं ना कहीं मिलकर कंट्रीब्यूशन देती है बड़े बिजनेस को, ठीक है। यानी कि जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, वो क्या करती है बड़े बड़े बिजनेस को के गोल्स को अचीव करने में भी हेल्प करती है, इनके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है, ठीक है। यानी कि इनके लिए मान लो कि प्रोडक्ट बना दिया, इनके लिए रॉ मटेरियल्स का इंतजाम कर दिया, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे काम है जो बड़े बड़े चीजों से मिलके, बोलते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को की भी हेल्प करता है कौन, छोटा छोटा बिजनेस। अब इससे क्या होता है कि इससे भी हमारा बिजनेस अच्छे से चलता है, कंट्री की जीडीपी में हेल्प मिलती है, ग्रोथ मिलती है, इकोनॉमी बढ़ती है। और अच्छा, एमएसएमई के और क्या क्या फायदे पड़े थे। एमएसएमई का एक फायदा हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, यानी कि जितने ज्यादा छोटे छोटे बिजनेस होंगे, जितना ज्यादा बिजनेस होगा उतना ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, उतना ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, और जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उतनी ही कम हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और लोग उतना ही क्राइम रेट भी कम होगा। यानी कि देखा जाता है, अगर जोड़ जोड़ के देखा जाता है, बहुत सारे फायदे किसके, एमएसएमई के, ठीक है। तो यही कुल मिला के हमने एमएसएमई के बारे में पढ़ा कि एमएसएमई होता है क्या, एमएसएमई के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे ये हमारी कंट्री में कंट्रीब्यूट करता है, कैसे कैसे ये एम्प्लॉय जनरेट करता है, और कैसे कैसे गवर्नमेंट इसको बढ़ावा देती है। अब हम अपने चैप्टर के अगले पड़ाव पे आ चुके हैं, और हम अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, उस टॉपिक का, अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन। क्या, एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन। आज के टॉपिक का क्या नाम है, एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। देखो, एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन से पहले सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि एक होता है पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी। क्या, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी। अब बोलोगे भैया ये क्या होता है पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी, इसको मैं शॉर्ट में पीपीपी भी बोल देता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। देखो, गवर्नमेंट को क्या, गवर्नमेंट को जब भी नीड होती है, लेट्स से मान लो ये गवर्नमेंट है, कौन है, ये गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट को नीड है किसी चीज की, यानी कि गवर्नमेंट को क्या देना है, कोई ऑर्डर देना है, कोई सामान खरीदना है, उनको नीड है।
तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है, या तो वो लार्ज इंडस्ट्रीज के पास चली जाए, क्या लार्ज इंडस्ट्रीज के पास चली जाए, ठीक है, या तो वो स्मॉल इंडस्ट्रीज के पास चली जाए, है ना, या फिर अदर्स। यानी कि गवर्नमेंट के पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अब मान लो कि गवर्नमेंट की नीड को पूरा कर रही है, लार्ज इंडस्ट्री पूरी तरीके से पूरा कर रही है, तो भैया स्मॉल इंडस्ट्रीज का क्या फायदा, समझ रहे हो। अगर गवर्नमेंट को किसी चीज की नीड है तो वो किसी भी इंडस्ट्री वालों के पास जा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट और अपनी मांग, मतलब अपनी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो अब पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी में इसका क्या फायदा है, इसका क्या काम है, तो सुनो। पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी में क्या होता है कि जो स्मॉल एमएसएमई होते हैं, क्या ये मान लो एमएसएमई है, क्या एमएसएमई है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने टेंडर का क्या, गवर्नमेंट अपने टेंडर का 25% टेंडर किसे देती है, एमएसएमई को। 25% टेंडर किसको देती है, एमएसएमई को देती है। यानी कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट अपने टेंडर का मिनिमम, मैं अप टू नहीं बोल रहा हूँ, मिनिमम मिनिमम 25% किसको देती है, एमएसएमई को टेंडर देती है। कितना, मिनिमम 25% की, ठीक है, कि हमारे टेंडर में से इतना जो टेंडर है वो तुम पूरा करोगे। अब इससे क्या, एमएसएमई को एक फायदा हो गया कि उनको बैठे बिठाए काम मिल गया, उनको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, ठीक है। देखो फिर से बताता हूँ, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पब्लिक एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर सबसे पहले हम सीख रहे हैं पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी, क्या पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी, ठीक है। पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी का मतलब मैंने क्या बताया कि जब गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट अपने टेंडर का 25% किसको देती है, एमएसएमई को देती है, ठीक है। यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को क्या देती है, अपने टेंडर का 25% देती है, मिनिमम, क्या मिनिमम। यानी कि मिनिमम 25% परचेजेस गवर्नमेंट किससे करेगी, एमएसएमई से करेगी, अंडर द पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी, अंडर द पीपीपी। अच्छा, अब इस 25% के अंदर भी क्या, इस 25% के अंदर भी लिमिट सेट है। इस 25% में से, अब देखो, इस 25% में से 4% गवर्नमेंट को एससी एसटी कोटे वाले को देना पड़ेगा, किसको, शेड्यूल कास्ट वालों को देना पड़ेगा। यानी कि 25% तो गवर्नमेंट ले रही है, दे रही है, मतलब परचेजेस कर रही है एमएसएमई से। अब उस 25% के अंदर भी मिनिमम 25%, मैं हमें मेरे बात पे ध्यान रखना, मिनिमम 25%, जिसमें से मिनिमम 4% गवर्नमेंट को किससे परचेज करना पड़ेगा, एससी एसटी वालों से परचेज करना पड़ेगा, जो शेड्यूल कास्ट वाले हैं उनसे परचेज करना पड़ेगा। और मिनिमम 3%, क्या मिनिमम 3% जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है, कौन, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनसे परचेज करेगी, ठीक है। देखो हम पढ़ रहे हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जिसके अंदर मैंने बताया कि गवर्नमेंट को जब भी परचेजेस करना होता है, गवर्नमेंट को जब भी नीड होती है, टेंडर देना होता है, तो वो उस परचेज तो मिनिमम 25% परचेज किससे करेगी, एमएसएमई से करेगी, ठीक है। या हम समझ गए मिनिमम 25% गवर्नमेंट किससे परचेज करेगी, एमएसएमई से परचेज करेगी। अच्छा, अब उस 25% के अंदर भी 4% तो वो एससी एसटी वालों से परचेज करेगी, क्या 4% वो एससी एसटी वालों से परचेज करेगी, और 3%, क्या मिनिमम 3% वुमेन एंटरप्रेन्योर से भी से परचेज करेगी। तो ये क्या था, हमारा पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी था। अच्छा, अब यहाँ पे आके आपको पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी तो समझ आ गया। अब देखो, अब यहाँ से शुरू करते हैं कि एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले एनएसआईसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन, ठीक है, एनएसआईसी। एनएसआईसी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ठीक है। अच्छा, फॉर पार्टिसिपेटिंग इन पीपीपी, क्या फॉर पार्टिसिपेट इन पीपीपी, पीपीपी बोले तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, मतलब पब्लिक प्रोक्योरमेंट में पॉलिसी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में पार्टिसिपेट करने के लिए एंटरप्रेन्योर को एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है, मस्ट
बी रजिस्टर इन NSIC। ठीक है, यानी कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट, किसी भी एंटरप्रेन्योर को, जो एमएसएमई का एंटरप्रेन्योर है, जो भी एमएसएमई का ओनर है, उसको अगर पीपीपी यानी कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का बेनिफिट चाहिए तो उसको एनएसआईसी में सबसे पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये तो हो गई पहली बात। ठीक है, फिर उसके बाद 2 मिनट। अच्छा, अब एनएसआईसी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन्हें किसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? एसपीआरएस में। किसमें? एसपीआरएस में। अब एसपीआरएस क्या है? एसपीआरएस है सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, जो कि हेल्प करेगा क्या? जो कि हेल्प करेगा एंटरप्रेन्योर्स की फॉर पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट परचेजेस। देखो, मैं बताता हूं। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर को अगर पीपीपी का फायदा उठाना है, यानी कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का फायदा उठाना है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर को पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का फायदा उठाना है, तो सबसे पहले उसको एनएसआईसी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एनएसआईसी में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो एलिजिबल हो जाएगी किसमें? पीपीपी में पार्टिसिपेट करने की के लिए एलिजिबल तो हो जाएगी। अब एलिजिबल तो हो जाएगी, लेकिन जब गवर्नमेंट कोई भी परचेजेस निकालेगी, कोई भी टेंडर निकालेगी, तो उनको पता कैसे चलेगा? अब उसके लिए भी उनको एनएसआईसी के अंदर, एसपीआरएस के अंदर, मतलब एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन के अंदर एसपीआरएस का एक और रजिस्ट्रेशन होता है, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम बोलते हैं जिसे, जो कि हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर की टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट परचेज। और ये क्या होता है? ये कंप्लीट ऑनलाइन होता है, ये तो सभी को पता है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के परचेजेस में ये फायदा करता है। ठीक है, मैं शुरू से बताता हूं। देखो, सबसे पहले जो यहां से बताता हूं, स्टेप नंबर 1 होता है कि एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन कराओ। क्या? एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन कराओ। ठीक है, एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन के बाद फिर उसके बाद फॉर्म भरो। स्टेप 2, एसपीआरएस सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम का फॉर्म भरो, और फिर उसके बाद तुम किसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं? एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन पीपीपी, यानी कि गवर्नमेंट परचेजेस। पीपीपी छोड़ दो, गवर्नमेंट परचेजेस। ठीक है, फिर तुम किस लिए कहाँ एलिजिबल हो जाते हो? गवर्नमेंट परचेजेस में करने के लिए, वो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट परचेजेस को करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यानी कि ये फॉर्म भरते ही ये क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि अब तुम बैठो, अब हम तुम्हें टेंडर दिलाएंगे, और ऑटोमेटिकली जो है टेंडर एमएसएमई को मिल जाते हैं। यानी कि एमएसएमई को गवर्नमेंट टेंडर लेने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, मुश्किल नहीं होती, और इजिली उन्हें क्या मिल जाता है? गवर्नमेंट टेंडर्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब जो एनएसआईसी है, एनएसआईसी फॉर ऑल, NSIC is for all service and benefit of NSIC registration। 2 मिनट। देखो, जो NSIC का बेनिफिट होता है, NSIC का जो बेनिफिट होता है वो सर्विस वाले को भी होता है, जो सर्विस दे रहा है उसको भी होता है, और मैन्युफैक्चरिंग वाले को भी होता है। यानी कि जो बंदा सर्विस दे रहा है और गवर्नमेंट को सर्विस चाहिए, तो गवर्नमेंट जो एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन है वो सर्विस लेने में मदद करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में भी ज्यादा मदद करते हैं। तो ये क्या था? हमारा एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन था। ठीक है, अब जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन। यानी कि एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन का क्या क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहला है इशू ऑफ टेंडर एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, देखो मैं बताता हूं क्या होता है।
जब भी गवर्नमेंट, मान लो कि गवर्नमेंट है, ये क्या है, गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट ने क्या निकाला है, टेंडर निकाला है। अब टेंडर निकालते ही बहुत सारे एप्लीकेशन गवर्नमेंट को आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि मान लो गवर्नमेंट को एक दो, इसी तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन गवर्नमेंट को आने शुरू हो गए। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ने मान लो कि एक टेंडर निकाला, अब गवर्नमेंट ने जो टेंडर निकाला उसके बहुत सारे, अब ये टेंडर को लेगा कौन, इसके लिए गवर्नमेंट के पास बहुत सारे वो ऑफर्स आने लगे, मतलब बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन डाल दी कि हमें टेंडर चाहिए, हमें टेंडर चाहिए, हमें टेंडर चाहिए। अब इसमें क्या हो सकता है कि लेट्स से मान लो कि ऐसे करके 100 लोग, 100 एमएसएमई या फिर 100 अदर एंटरप्राइज क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि हमें टेंडर चाहिए, हमें टेंडर चाहिए, हमें टेंडर चाहिए। अगर ये टेंडर, अब इसमें क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट एक ना फीस डिसाइड कर देती है, क्या कर देती है, फीस डिसाइड कर देती है। लेट्स से मान लो कि जिसको भी अगर ये टेंडर भरना है तो 500 रुपए एप्लीकेशन मनी लगेगी, यानी कि 500 रुपए जमा कराओ और ये टेंडर हमारे पास एप्लीकेशन आ जाएगी। ठीक है, क्यों, अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी बंदा मजाक मजाक में, अब लेट्स से मान लो कि गवर्नमेंट अगर फ्री में टेंडर निकालेगी तो क्या सब क्या करेंगे, कोई कोई मजाक मजाक में भी टेंडर भर सकता है, यानी कि एप्लीकेशन मजाक मजाक में भी भर सकता है, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट का टाइम वेस्ट होगा। तो इससे क्या करती है गवर्नमेंट ना, फीस फिक्स कर देती है कि लेट्स से मान लो कि तुम्हें अगर एप्लीकेशन जमा कराना है टेंडर भरने के लिए तो तुम्हें 500 रुपए देना पड़ेगा। अब यह क्या होता है, ये अदर एंटरप्राइज के लिए होता है, लेकिन हमारे एनएसआई से रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट जब भी टेंडर निकालती है तो उसकी कोई भी फीस नहीं लगती। जब भी गवर्नमेंट कोई फीस टेंडर निकालती है तो एमएसएमई वालों के लिए, जो भी एमएसएमई एनएसआईसी के अंदर रजिस्टर है, उनको फीस, एप्लीकेशन फीस नहीं भरनी पड़ती है, यानी कि इशू ऑफ टेंडर एट फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि गवर्नमेंट जो टेंडर इशू करती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो एमएसएमई वाले, जो भी एनएसआईसी के अंदर रजिस्टर है, उनको कोई भी फीस भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक एनएसआईसी वालों के लिए फायदा है। तो पहला बेनिफिट समझ गए, इशू ऑफ टेंडर एट फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर उसके बाद उसी तरीके से जो हमारा पहला पॉइंट क्या था, हमारा इशू ऑफ टेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, यानी कि एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अब देखो, गवर्नमेंट जब भी टेंडर इशू करती है, यानी कि कोई भी परचेज में टेंडर इशू करती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है। क्या लेती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है, जो कि रिफंडेबल होता है। ये क्या होता है, ये अदर एंटरप्राइज के लिए होता है, लेकिन एमएसएमई के लिए वो भी एग्जाम्प्ट है। एमएसएमई वालों को कोई भी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है, सारे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या है, एग्जाम्प्ट है। फिर उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है एनएसआईसी का, कंस्टोरिया फैसिलिटी फॉर टेंडर मार्केटिंग। क्या, कॉन्स्टीरिया फैसिलिटी ऑफ टेंडर मार्केटिंग। ठीक है, दो दो मिनट। देखो, कंस्टोरिया फैसिलिटी ऑफ टेंडर मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ, जो एनएसआईसी होती है, क्या, एनएसआईसी ऑटोमेटिक टेंडर फिल कर देती है। क्या, एनएसआईसी क्या करती है, अप्लाई कर देती है टेंडर के लिए फॉर एमएसएस, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के लिए जो एनएसआईसी है वो ऑटोमेटिक टेंडर के लिए अप्लाई कर देती है। यानी कि कंस्टोरिया फैसिलिटी ऑफ टेंडर मार्केटिंग, टेंडर मार्केटिंग के लिए, यानी कि एनएसआईसी क्या करती है, एनएसआईसी खुद ही रेफर कर देती है, आगे गवर्नमेंट को नाम दे देती है कि इनसे अपना टेंडर भरवा लो। यानी कि इसका मतलब क्या है, एनएसआईसी अप्लाई टेंडर फॉर एमएससी, कि जो भी बंदा एनएसआईसी के अंदर रजिस्टर होता है वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को टेंडर के लिए अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, बेनिफिट ऑफ एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन। देखो, सबसे पहला बेनिफिट हमने क्या पढ़ा, इश्यू ऑफ टेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट।
टेंडर, जो भी टेंडर अगर गवर्नमेंट निकालती है, बाकी एमएसएमई जो एनएसआईसी के अंदर रजिस्टर नहीं है उनके लिए तो फीस लगती है, लेकिन जो एमएसएमई एनएसआईसी के अंदर रजिस्टर है उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगती, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फिर उसके बाद हमने अगला पढ़ा एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ अर्नेस्टमेंट डिपॉजिट, यानी कि बाकी जो भी एंटरप्राइज है बाकियों के लिए तो उनको अर्नेस्ट मनी जमा कराना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना पड़ेगा टेंडर के लिए, लेकिन एमएसएमई वालों के लिए वो भी एग्जम्प्ट होता है। फिर तीसरा बेनिफिट हमने क्या पढ़ा, सेंटोरिया फैसिलिटी ऑफ कॉन्ट्रेरिया फैसिलिटी ऑफ टेंडर मार्केटिंग, जिसके अंदर क्या होता है, जो एमएसएमई है क्या, जो एमएसएमई है उनके 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 टेंडर खुद ही भर दिए जाते हैं एनएसआईसी द्वारा, यानी कि एनएसआईसी ऑटोमेटिक गवर्नमेंट टेंडर भर देती है किसके किसके बिहाफ पे, एमएसएमई के बिहाफ पे, जो भी उसके अंदर रजिस्टर है। तो ये हमारा क्या था, बेनिफिट ऑफ वो एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा। अब कुल मिला के इस चैप्टर की एक वीडियो या 2 वीडियो और आएगी, हो सकता है अगले ही पार्ट में हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।